में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर के 850 सीटें करने का प्रावधान भी था। 21 घंटे की चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई, लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 की अगर बात की जाए तो 352 होता है। इस तरह यह बिल 54 वोटों से गिर गया। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके पर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? महिला सरकार बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, महिला विरोधी माइंडसेट इस कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। क्या बोले इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में।
सर कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। तो लोकसभा में गिर गया संविधान संशोधन बिल। समर्थन में वोट 298 पड़े और विरोध में 230 वोट पड़े, लेकिन 2/3 वोट चाहिए थे, 2/3 बहुमत चाहिए था, वो नहीं मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उनका उत्साह मनाना और जयनाद करना कल्पना से परे। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की ये बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। मोहाली में संत कबीर की वाणी और विचारों की गूंज के बीच एक अहम आयोजन देखने को मिला, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मंच से उन्होंने संत कबीर को नमन करते हुए उनके विचारों को आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया और साथ ही अपनी सरकार के कामकाज और योजनाओं का भी दमदार खाका पेश किया। मोहाली में संत कबीर की वाणी और विचारों की गूंज सुनाई दी। मौका था NIPER में आयोजित सेमिनार का, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने जहां संत कबीर दास के संदेशों को अपनाने की बात कही, वहीं अपनी सरकार के कामकाज और विकास के एजेंडे को भी जोरदार तरीके से रखा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज हम उस महान संत, समाज सुधारक और सत्य के प्रतीक को स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि कबीर दास की वाणी आज भी समाज में फैली कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज है। ये गर्व भी है कि भारतीय संस्कृति, विश्व बंधुत्व की भावना को संत कबीर जी ने बहुत ही आसान शब्दों में और अनपढ़ व्यक्तियों के मन में भी उसको गहरे से उतारने का काम वो संत कबीर की वाणी ने किया है। वे सबके थे और सब उनके थे। हम इस बात को साथियों जानते हैं कि कबीरदास जी वो सब व्यक्ति कहते थे कि ये मेरा है, और संत कबीरदास जी ये बात बोलते थे कि सब मेरे हैं। ये बड़ी एक वाणी थी, उनका एक भाव था, और इसीलिए संत कबीर जी ने कहा है, उन्होंने कहा कबीरा खड़ा बाजार में, संत कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साथियों, संत कबीर सच्चे मानवतावादी थे। वो ऊंच नीच और हर प्रकार के भेदभाव के वो कट्टर विरोधी थे। साथियों, किसी एक जातीय हम सब इस बात को साथियों जानते हैं। वे तो समूची मानवता के पथ प्रदर्शक थे, और साथियों उन्होंने कहा भी है अपनी बात लेकर के कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का। ये संत कबीरदास जी की वाणी है। साथियों, संत कबीरदास जी जैसे महापुरुषों की शिक्षाएं पूरे संसार की अनमोल वो धरोहर है। साथियों, संजोने का, उनको संजोने का और उनको सहेजने की जिम्मेदारी तो किसी एक व्यक्ति की नहीं, वो हम सब की है। परंतु हमने आकर के उस
आज एक गरीब परिवार का बेटा जिसके माँ बाप रेहड़ी चलाने का काम करते हैं, हरियाणा सरकार में HCS अधिकारी लगे हैं, बिना पर्ची के लग रहे हैं, बिना खर्ची के लग रहे हैं। हमारे लिए सुकून की बात है। हमने इस सिस्टम को बदला है और कोई छोटा विषय नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने का काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं अगर किसी गांव के अंदर जाता हूं, आज मैं जब किसी गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं पूछ लेता हूं कितने बच्चे गांव में लगे हैं, अगर बहुत छोटा गांव है जिसके अंदर मात्र 250-300 वोट है, उसके अंदर भी 5 से 6 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारा बच्चा नौकरी लग गया, बिना पैसे के लग गया। अगर जो बड़ा गांव है, बड़े गांव के अंदर अगर जाकर के मैंने पूछ लिया कि कितने बच्चे नौकरी लगे, तो 300-400 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी में लगे हैं। ये वातावरण बदलने का काम ये सरकार ने किया है। सीएम सैनी ने यह भी बताया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा गया है ताकि सत्ता के केंद्र में भी समदर्शिता और सेवा भाव का संदेश बना रहे। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में अंत्योदय की भावना के साथ काम हो रहा है और बीते 11.5 वर्षों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के तौर पर करीब 16,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता दी जा रही है और साल 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम ने 2 टूक कहा कि उनकी सरकार का फोकस केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि जमीनी बदलाव पर है। कुल मिलाकर मोहाली का ये मंच संत कबीर के विचारों के साथ साथ सरकार के विकास मॉडल का भी साक्षी बना, जहां आध्यात्मिक संदेश और राजनीतिक संकल्प दोनों एक साथ नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम अचानक से एक निजी अस्पताल पहुंची। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस निरीक्षण ने अस्पताल प्रशासन को न सिर्फ चौंकाया बल्कि हलचल मचा दी। रिपोर्ट आप देखिए। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल में पहुंचकर सीधे आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों से बातचीत शुरू की। करीब 12 मरीजों के मौके पर ही अलग अलग पूछताछ की गई। टीम का फोकस साफ था, क्या मरीजों से इलाज के नाम पर किसी तरह की अतिरिक्त वसूली तो नहीं की जा रही। जांच में मरीजों ने बताया कि उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया और इलाज पूरी तरह से आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क चल रहा है। इसके बाद टीम ने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले, फाइलों की जांच की और पूरे भर्ती प्रोसेस को बारीकी से परखा। उद्देश्य यही रहा कि सरकारी योजना का लाभ कहीं कागजों तक तो सीमित नहीं रह गया। के साथ आज यहाँ पे चड्डा हॉस्पिटल का निरीक्षण तय हुआ था। तो यहाँ पे आने का जो मेन मकसद ये था कि जो आयुष्मान के अंडर जितने भी मरीज आते हैं उनका इलाज सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनसे कोई गलत तरीके से कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं इलाज के दौरान, इलाज शुरू होने के से लेके इलाज खत्म होने तक, कोई अलग से ऑपरेशन के अलावा कोई उनको खर्चा तो नहीं उठाना पड़ रहा है, कोई उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और बस इन्हीं सब चीजों का निरीक्षण हुआ। पेशेंट से पूछताछ की गई, कितने पेशेंट भर्ती हैं, कितने आयुष्मान वाले हैं, कितने नॉन आयुष्मान हैं, उनके बारे में उनसे सवाल पूछे गए और जो भी आगे इसका जो भी फाइंडिंग्स हैं, ये एक रूटीन चेकिंग है उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार आयुष्मान के तहत कि लोगों को प्रॉपरली यहाँ हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल हैं तो अभी उनका इलाज सही प्रकार से हो रहा है नहीं, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं थी हमारे पास कि इसको प्रॉपरली शिकायत के आधार पर चेक किया गया। सिर्फ लोगों को इलाज आयुष्मान योजना के तहत जो पात्र हैं उनको सही प्रकार से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है,
उसी के आधार पर यह औचक निरीक्षण किया गया। अब सीएम प्राइम की इस अचानक कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकार आयुष्मान योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर सख्त है। अब हर रिकॉर्ड और हर मरीज की एंट्री जांच के दायरे में है। यमुनानगर में हुए इस कार्रवाई ने निजी अस्पतालों के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम प्राइम की नजर अब पूरे सिस्टम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और प्यार की एक कहानी जो अब सरहदों में कैद होकर के रह गई है। पानीपत के अजमत करीब 30 साल पहले पाकिस्तान में उन्होंने निकाह किया था, लेकिन आज वही फैसला उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। प्यार की एक कहानी जो अब दर्द, जुदाई और इंतजार की लंबी दास्तान बन चुकी है। पानीपत के अजमत अली ने करीब 30 साल पहले सरहद पार पाकिस्तान में निकाह किया, लेकिन आज वही रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी बन गया है। पत्नी बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली गई और अब एक बाप अपने ही बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा है। साल 2017 में अजमत अली की पत्नी नाहिदा अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली गई। बच्चों को वापस लाने की उम्मीद में अजमत खुद पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें मदद नहीं बल्कि जेल मिली। पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और करीब 17 महीने तक जेल में रखा। जेल से रिहा होने के बाद भी अजमत की मुश्किलें कम नहीं हुई। ना वो अपने बच्चों से मिल पाए और ना ही उन्हें भारत वापस ला सके। शादी की शुरू से बताओ जी क्या हुआ? 25 साल के आसपास मेरी शादी को होगा। वहीं यहाँ रह रही थी, नेशनलिटी की भी अप्लाई करी हुई थी और नेशनलिटी चल रही थी, बिल्कुल होने वाली थी। जिनके हाथ में केस था वो राखी मैडम थी, जसपाल साहब के सतीश सर से LIU में मुरादाबाद। उन्होंने काफी हेल्प करी और उसको समझाया भी कि बीवी जल्दी आ जाना, तेरे बच्चे पढ़ रहा है, लायक है। लेकिन वो गई धोखा दे के और वापस नहीं आई। कब गई थी? कितने साल? सन 2017 में। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद में फिर ये जंगमंग का मसला हो गया, फिर कोरोना आ गया, मैं जा नहीं सका। मैं 2022 में गया था, तो मेरे साथ ये हादसा हुआ। यही हादसा हुआ कि मुझे जेल हो गई वहाँ पे 17 महीने की। अब मैं वहाँ से यहाँ आया तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं मोमिन मलिक साहब को ढूंढता रहा, तो मुझे इनका एड्रेस सही नहीं मालूम। अब मैं ढूंढते ढूंढते 2 साल में अब यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों से भी कि मेरे बच्चे मुझे जो है मिलाए जाए। तो मैं भारत सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा, साथ साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इसके जो बच्चे हैं अजमत अली के, ये 9 साल से परेशान हैं, इसके बच्चे इसको दिलाए जाएं। और सीमा हैदर जो 4 बच्चे लेके आई है, उन बच्चों को भी वापस पाकिस्तान किया जाए। पिछले कई सालों से अजमत दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए। अब अजमत अली ने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जब सरहद पार के मामलों में इंसानियत और बच्चों के हक की बात होती है तो उनके बच्चों को क्यों भुला दिया गया। एक बाप की ये पुकार अब सरहदों से टकरा रही है। सवाल ये है कि क्या अजमत अली को उनके बच्चों से मिलवाने के लिए दोनों देश आगे आएंगे या ये इंतजार यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पानीपत में एक हैंडलूम फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई। रिपोर्ट। तस्वीरें पानीपत के सेक्टर 25 पार्ट 2 की हैं। की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्ट्रियों को भी अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।
पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 25 पार्ट 2 में स्थापित जेके हैंडलूम में शुक्रवार 7 बजे अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने हैंडलूम को अपनी चपेट में ले लिया और बिल्डिंग के साथ तमाम गोदाम जलकर खाक हो गया। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के साथ दमकल विभाग को दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, 7 से 8 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची और 6 से 7 घंटे में आग पर काबू पाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें किसी की जनहानि नहीं हुई, वहीं फैक्ट्री का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल स्थिति पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग के असली कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी के साथ खास कार्यक्रम खबर गरम है में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।